जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। और इसके पहले देखिए इस बुक में 1 से लेके 7 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी आपका क्लास छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन करा है, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा है कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है, बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य क्या है, तो स्थित है। तो बृहत हिमालय तथा पीर पंजाल के मध्य क्या है, तो कश्मीर घाटी तथा डल झील क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि पाटभूमि, करा पाटभूमि स्थलाकृतिक विशेषता है किसका, बताइए। करा पाटभूमि स्थलाकृतिक विशेषता है किसकी। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार का है। किसका है, तो छोटा नागपुर पठार का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है, तो नदी घाटी परियोजना है, और सूची 2 में क्या है, तो नदी है। कौन सा नदी घाटी परियोजना, किस नदी पर, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला रिहंद परियोजना, बताइए रिहंद परियोजना जो है ना किस नदी पर है। तो रिहंद परियोजना का बात करें तो किस पे है, तो इसके नाम पे ही है, रिहंद नदी पर है। और नागार्जुन सागर परियोजना बोलेगा तो नाग किसके गले में रहते हैं, तो कृष्ण जी के गले में नाग रहता है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ना कृष्णा नदी पर है। और पोचमपात परियोजना बोलेगा तो किस नदी पर है, तो पोचमपात परियोजना बोलेगा गोदावरी नदी पर है, ठीक है। और माता टीला परियोजना, माता का क्या होता है, बेटा होता है, तो माता टीला परियोजना किस नदी पर, बेतवा नदी पर है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3 4 1 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी होगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट आइए करा है कि दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, बताइए। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृतिका बालू और गाद का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है, बताइए। भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है, बताइए। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो सागौन वन का अधिक जमाव मध्य प्रदेश में जो है ना पाया जाता है, और सागौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम बोल रहा है कि भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और क्या है, तो पंजाब है। याद रखिए कि भारत में गेहूं के 3 प्रमुख उत्पादक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश था क्या है, तो पंजाब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा नहीं है, लेकिन रानीगंज कोयला के लिए, झरिया कोयला के लिए, बोकारो क्या है, तो कोयला के लिए है। रानीगंज जो है ना, रानीगंज झरिया बोकारो भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है, तभी कोडरमा क्या है, अबरक उत्पादन के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा राज्य है, तो गोवा है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है, तो नदी है, सूची 2 में क्या है, तो परियोजना या बांध है। कौन सा नदी पर कौन सा परियोजना या बांध है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्लोरेडो, क्लोरेडो नदी पे जो है ना कौन सा बांध या परियोजना, बताइए। तो क्लोरेडो पे कौन सा है, तो हुबर परियोजना या बांध है, ठीक है। दामोदर नदी पे कौन सा परियोजना है, दामोदर नदी पे बात करें तो पंचेत हिल है, क्या है, तो पंचेत हिल है। नील नदी पे कौन सा परियोजना, नील नदी पे जो है ना आसवन बांध है, कौन सा है, आसवन बांध है। और जाम्बेजी नदी पे कौन सा बांध है, जाम्बेजी नदी पे जो है ना करीबा बांध है, क्या है, तो करीबा। तो याद है हुबर बोलेगा क्लोरेडो, पंचेत हिल बोलेगा दामोदर, और आसवन बोलेगा तो नील, और करीबा बोलेगा तो जाम्बेजी, कहीं कहीं करीबा भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 9 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है, बताइए। कह रहा है रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागरीय पेटी से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही नहीं है, मतलब एक गलत है बाकी 3 क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि हरमट्टन, हरमट्टन जो है ना कहाँ की, सऊदी अरब का है, यही क्या है, तो गलत है।
हरमट्टन जो है ना सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली क्या है, गर्म एवं जो है ना शुष्क पवने हैं। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरमट्टन जो सऊदी अरब का ये क्या है, गलत है। हरमट्टन याद रखिएगा सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली क्या है, गर्म एवं शुष्क पवने हैं। चिनूक बोलेगा तो कहाँ का, अमेरिका का, बिल्कुल सही है। ब्रेक फिल्डर बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल सही है। फोन बोलेगा तो स्विट्जरलैंड का, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला क्रम कौन सा है, बताइए। वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला क्रम जो है ना कौन सा है, तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैमूर है, पश्चिमी चंपारण और क्या है, जमुई है। नेक्स्ट आइए करा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है। करा एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या है कहलाता है। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी खास श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है, खास श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा किसी भी प्राकृतिक प्रवेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जलवायु है। क्या है, तो जलवायु है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र जो है ना कितनी होनी चाहिए, बताइए। कह रहा है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 16 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए करा कि बांग्लादेश की स्थापना हुई कब, बताइए। बांग्लादेश का जो स्थापना हुआ कब हुआ, बताइए। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1971 में हुआ। कब हुआ, 1971 में हुआ। याद रखिए 1970 से 71 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वायत्त का आंदोलन प्रारंभ हो गया और पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की जनता पूर्णतः जो है मुजीबुर रहमान के साथी थी। और 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी आरंभ कर दिया और 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई प्रारंभ कर दी और पाकिस्तान के लगभग 6000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अंततः जो है ना 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख जो है ना समर्पण कर दिया। इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। ठीक है, तो कब हुआ, 1971 में। नेक्स्ट आइए करा कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हॉकी से। किससे, तो हॉकी से है। नेक्स्ट आइए करा कि सूर सागर क्या है, बताइए। सूर सागर पूछा है कि सूर सागर क्या है। तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सूरदास की जो है ना काव्य रचना है। नेक्स्ट आइए करा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सरकारिया आयोग की समिति पे सिफारिश पर जो है ना किया गया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग 1983 की सिफारिशों को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा का डॉल्फिन है। नेक्स्ट आइए करा कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1950 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 में हस्ताक्षर किया गया था और इसमें कुल जो है 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है, बताइए। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, बताइए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के क्या है, तो समान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया, बताइए। करा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। जो 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर सहमति देना जो है ना अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि सामाजिक मूल्यों पर आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
तो 26 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आइएगा कि भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 27 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है, बताइए। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है। तो 28 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, बताइए किससे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है ग्रहण की गई है, किससे किया गया है। तो 29 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में जो है ना वरीयता का सही क्रम चुने, कौन सा होगा, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले राष्ट्रपति होगा, उसके बाद कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, उसके बाद कौन होंगे, प्रधानमंत्री। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, फिर क्या होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो सही क्रम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था, कब, बताइए। संसद में लोकपाल बिल पेश किया गया था, कब किया गया था। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। 1968 में जो है ना पेश किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्या है, बताइए। मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम मजदूरी ना देना। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे। निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे। यहाँ पे सजाना है कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो देखिए 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना पे सी होगा। पहले क्या हो जाएगा, तो फायान आया था, उसके बाद जो है ना हुएनसोंग आया था, उसके बाद टॉमस रो आया था। तो पहले फायान, फिर हुएनसोंग, फिर टॉमस रो आया था, ठीक है। फायान जो है ना 399 ईस्वी पूर्व में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है, फायान। और हुएनसोंग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी पूर्व में चीन से भारत आया था, ठीक है। और याद है कि 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जो है ना भारत आया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में जो है अलंकृत किया गया था। तो 34 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है ना मतलब अलंकृत किया गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को जो है नवरत्न के रूप में अलंकृत किया था। नेक्स्ट है ये करा कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है, बताइए। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। तो 35 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है ये करा कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, बताइए। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है। तो 36 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बुद्ध के जो है ना गृह त्याग को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और बुद्ध के जो है ना मृत्यु को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। और बुद्ध के प्रथम उद्देश्य को जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी 1920 को किया गया था। नेक्स्ट है करा कि मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी, बताइए। मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, कांस्य से बनी हुई थी। नेक्स्ट है करा कि यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है, तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसको बनाना है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 1680 होगा, ठीक है। यहाँ पे लगातार जो है ना 3 भाज्य संख्याओं का औसत पूछा है, 36 है। तो 36/3 कीजिएगा तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो संख्याएँ क्या हो जाएगा, 10 12 जो है ना 14 हो जाएगा, मतलब निकालिएगा तो। और संख्याओं गुणनफल पूछा है तो 10 12 × 14 कीजिएगा, 1680 आएगा। नेक्स्ट है करा कि संत कबीर के गुरु कौन थे, बताइए। और आप सभी लोग जो है ना, बहुत लोग क्या किए, मतलब बिहार दरोगा अभी होमवर्क से ज्वाइन नहीं किए, तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लास्ट में जो है ना बता देंगे कि कब से कैसे क्या होगा और कैसे जुड़ना है। और देखिए इसमें जो है ना, जैसे हम आपको सेट जो क्लास करवा रहे हैं, इसका फुल डिटेल सोल्यूशन PDF जो है ना, आपको सारा कुछ आपको बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज जो बैच 4 स्टार्ट हुआ है उसी में सारा कुछ मिलेगा। और उसमें जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। बाकी रुटेरिया 7500 और 5000 जो टेस्ट होता है ओपन ग्रुप में, उसका PDF बोर्ड सारा आपको जो है ना होमवर्क आपका इसी ग्रुप में मिलेगा, जिसमें आप ज्वाइन कीजिएगा 199 पेमेंट करके। और बाकी जो है ना आपका 1 सितंबर से आपका लुसेंट का और घटनाचक्र का होमवर्क का स्टार्ट हो जाएगा। और लुसेंट का एक प्राइवेट ग्रुप बनाकर टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो हम आपको लास्ट में जो है ना बताएंगे, तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा।
तो बताइए कि संत कबीर के जो गुरु थे कौन थे, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। नेक्स्ट ये करा कि 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था, बताइए। 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जजा कर की जो है ना समाप्ति किया गया था। नेक्स्ट ये करा कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है, बताइए। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा? तो मदुरा विजयम और ए फॉरगॉटन एम्पायर और गुलशन ए जो है ना इब्राहिम का को जो लिया जाता है, ठीक है। तो मदुरा विजयम, ए फॉरगॉटन एम्पायर, द गुलशन ए इब्राहिम, इन तीनों पुस्तकों को विजयनगर के इतिहास जानने के लिए स्रोत के रूप में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कराए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कराए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, एलिजाबेथ प्रथम था। कौन था? एलिजाबेथ प्रथम थी। नेक्स्ट ये करें कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम में क्या होगा, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में शासन करने वाले जो शासक थे क्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सा पहले थे, बताइए। तो देखिए यहाँ पे 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, 4 3 1 2। तो पहले क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश था, उसके बाद कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, उसके बाद कौन था? अकबर था, उसके बाद इसके बाद जो है ना शेरशाह सूरी था, उसके बाद क्या होगा? अकबर। तो पहले इल्तुतमिश, फिर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, फिर क्या हो जाएगा? तो शेरशाह सूरी, फिर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल था 1210 से लेके, इल्तुतमिश का जो शासनकाल था ये 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। और इन्हें गुलाम का जो है ना गुलाम भी कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था ये 1296 से 1316 तक था। और इन्होंने सिकंदर सानी मतलब सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। और शेरशाह सूरी का बात करें तो यहाँ पे जो है शेरशाह सूरी का शासनकाल बोलेगा तो 1540 से 1545, 1540 से जो है ना 1545 तक था, ठीक है। और इसने जो है ना 1540-45 तक था। और अकबर का शासनकाल जो था, इसका शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 तक था, ठीक है। तो ये सभी का जो है ना शासनकाल था। नेक्स्ट ये करा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे, बताइए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट ये करा कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी गठन किसने किया था, बताइए। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन था किसने किया था? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ने किया था। मतलब फूलन प्रसाद वर्मा भी ने किया था, रामप्रीत बेनीपुरी ने भी किया था और गंगा शरण सिंह ने भी किया था, इन सभी ने किया था। नेक्स्ट ये करा कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, बताइए। कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जून 1948 में लिया था, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, बताइए। कह रहा है किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। कौन बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाया था, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर होगा। नेक्स्ट ये करा कि यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की जो है ना स्थापना है, बताइए। करे किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट ये करा कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। क्या क्या पड़ेगा, बताइए। सही कूट का जो है ना चयन कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? तो इसमें जो है ना बैंकों के पास अधिक तरलता होगा और उसके बाद अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और उसके बाद क्या अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है और ये जो है ना वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। ये सभी जो है ना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि इनमें से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, बताइए। करें इनमें से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है?
तो 52 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, लेकिन जनशक्ति संसाधनों का अपव्यय है और आर्थिक अधिभार में वृद्धि है और एक अर्थव्यवस्था में समग्र विकास में बाधा है। नेक्स्ट ये करें कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, प्रति व्यक्ति आय की जो गणना होती है कैसे की जाती है। तो 53 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय जनसंख्या जो है ना किया जाता है। तो किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या से जो है ना भाग दिया जाता है। अगर प्रति व्यक्ति आय निकालना रहेगा तो राष्ट्रीय आय बटा क्या करेंगे, जनसंख्या करेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय जो है ना निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 दिया और क्या है, सूची 2 है। बताइए राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बताइए राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय चाय बोलेगा क्या, जोर से गर्म जोरहट हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो चिकमंगलूर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान बोलेगा चिकमंगलूर हो जाएगा। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो कोट्टायम हो जाएगा। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कहाँ है, मैसूर में है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, बताइए करा संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, बताइए। तो 55 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 245 से क्या है, 255 है। नेक्स्ट आइए करा कि मुद्रा अवमूल्यन के परिणाम होता है, क्या होता है, मुद्रा अवमूल्यन का जो परिणाम होता है क्या होता है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में क्या होगा, सुधार होगा। नेक्स्ट आइए करा कि रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, आय पुनर्वितरण होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि दाब की इकाई क्या है, बताइए दाब की इकाई क्या है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट आइए करा कि धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, बताइए धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रूक्स कांच का जो है ना प्रयोग करते हैं। तो क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप चश्मों के लेंस में प्रयोग किया जाता है और यह पराबैंगनी किरण से होने वाली हानि से जो है ना बचाता है। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए कराए निम्नलिखित में से जो है ना इस 4 ऑप्शन दिया, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। यही क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। याद रखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार जो है ना बदलता रहता है, क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और याद रखिएगा कि नेक्स्ट याद रखिएगा कि भार स्थान बदलते समय घट या बढ़ सकता है, भार स्थान बदलते समय घट या बढ़ सकता है जबकि द्रव्यमान एक समान ही रहता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन जो है ना गलत है, बाकी ए नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना गलत है। तो देखिए पहला हेलिना क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, यही क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेलिना जो है ना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी नहीं है। हेलिना क्या है, भारत में विकसित क्या है, टैंकरोधी मिसाइल है, ये होगा, ठीक है। और बराक क्या है, तो ये सरफेस टू क्या है, एयर मिसाइल है, क्या है, बिल्कुल सही है। पिनाक क्या है, तो रॉकेट भी क्या है, सही है। चिनूक क्या है, हेलीकॉप्टर, ये क्या है, सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसके लिए, बताइए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसके लिए। तो 62 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए करा कि कौन सा विकल्प सही है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है, बिल्कुल सही है। 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल होता है, बिल्कुल सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10⁻−19 जूल होता है, ये भी क्या है, सही है। और 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, ये भी क्या है, सही है। तो तीनों कथन क्या है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 64 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ये क्या है, ये गुण जो है ना नहीं है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिएगा कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते, ये क्या है, बिल्कुल है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती, ये भी क्या है, सही है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी क्या है, तो सही है। तीनों गुण है, लेकिन ये जो है नहीं है।
नेक्स्ट है करा कि अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में बोल रहा है सजाने के लिए कि अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। बताइए क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले गामा होगा, फिर बीटा होगा, फिर क्या होगा, अल्फा होगा। तो अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्ति अपने अवरोही क्रम में बोलेगा तो क्या होगा, गामा बीटा तथा अल्फा होगा। ठीक है, गामा किरणों की भेदन क्षमता अत्यधिक होती है, वह आयनन क्षमता क्या होती है, न्यूनतम होती है। और अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है, जबकि बीटा किरणों की भेदन क्षमता क्या होता है, अल्फा किरणों से अधिक होती है। नेक्स्ट आइए कराए कि एक वस्तु को जब उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र जीरो के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस मतलब F1 प्रकाशिक केंद्र जीरो के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी, और क्या होगा तो बड़ा होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन इसमें जो है ना गलत है। बताइए, तो देखिए पहला कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल होता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और संतरा में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना कि नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में जो है ना यहाँ पे फॉर्मिक नहीं क्या होगा तो साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में जो है टर्टरिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, क्या है बिल्कुल सही है। तो ए सी डी सही, लेकिन बी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। बताइए, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण ये नहीं होता है, लेकिन प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण ये होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये होता है। और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण ये भी होता है, लेकिन सी जो है नहीं होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण ये नहीं होता है। चलिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन 69 नंबर क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। बाकी नहीं बनेगा तो डिटेल PDF रहेगा, उससे हेल्प ले लीजिएगा, आपका मैथ रीडिंग जो है ना बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 70 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। यहाँ पे पॉलीमर नहीं बोला है कि कौन नहीं, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोपोलैक्टम नहीं है, लेकिन नाइलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन है। नेक्स्ट है ये करा कि पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। बताइए, पैराडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिन बोलते हैं। तो विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग रक्तक्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन होती है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बताइए, करें निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका है। क्या है, तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट आइए करें कि एक वयस्क मानव में समानता कितने चवर्णक होते हैं। एक वयस्क मानव में समानता कितने चवर्णक होते हैं। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितने होते हैं, 12 चवर्णक होते हैं। आगे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे सूची 1 है और क्या है सूची 2 है। बताइए, जनन ग्रंथि में कौन सा हार्मोन होता है। बताइए, जनन ग्रंथि क्या होता है। बताइए, जनन ग्रंथि का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन होगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। पीयूष ग्रंथि क्या होगा। बताइए, पीयूष ग्रंथि का बोलेगा तो क्या होगा, वृद्धि हार्मोन होता है। अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय पर क्या, इंसुलिन है। क्या इंसुलिन है। अधिवृक्क क्या है, तो अधिवृक्क जो है ना कार्टिसोल है। तो उत्तर क्या होगा, 2 3 1 4। तो ऑप्शन में किस में है, 2 3 1 4। ठीक है, जो जनन ग्रंथि बोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि बोलेगा तो वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। अग्नाशय बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अग्नाशय तो इंसुलिन हो जाएगा। अधिवृक्क बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कार्टिसोल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए करा कि एथलीट फुट जो है ना बीमारी होती है, किससे होती है। एथलीट फुट जो बीमारी होती है किससे होती है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फंफूस से होता है। नेक्स्ट है ये करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। बताइए, करें निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो आलू है। चलिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है ये करा कि डायनेमो का कार्य है, क्या है। बताइए, डायनेमो का जो कार्य है ना क्या है। बताइए, तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करना, विद्युत ऊर्जा में बदलना। किसका काम है, तो डायनेमो काम है। यांत्रिक को जो है विद्युत में कौन बदलेगा, डायनेमो बदलेगा। ठीक है, और मोटर क्या करता है, मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और बल्ब क्या करता है, बल्ब जो है ना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
और सेल क्या करता है, सेल जो करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, तो सेल करता है। और ट्यूबलाइट क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है, ठीक है। और डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट है करें कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है। तो 79 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्रोत से ज़्यादा जो है ना आवृत्ति मापता है। नेक्स्ट है करें कि सही कथन को चुनिए। सही कथन इसमें कौन सा बताइए, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या है, बिल्कुल सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और याद रखिए कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक एवं बैगनी रंग का तरंग क्या होता है, सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या सबसे कम होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या सबसे अधिक होता है, ठीक है। और आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है। और प्रकाश का वेग सर्वप्रथम जो है रोमर ने गणना किया था। नेक्स्ट है ये करा कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट जो है ना आई बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो क्या होगा। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिरोध जो है ना कम हो जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है। कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में जो है ना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता पर भारत और किस देश के मध्य हुआ है। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जापान के जो है ना मध्य हुआ है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, बताइए। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 व्यक्तियों को जो है ना पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। याद रखिए पद्म पुरस्कार 2025 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है और कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 में जो है ना प्रदान किया गया है। 7 क्या है, पद्म विभूषण, 19 क्या है, पद्म भूषण है और 113 क्या है, तो पद्मश्री इसमें शामिल है। नेक्स्ट ये करा कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नगोया में किया। कहाँ किया जाएगा, नगोया कहाँ है, जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि EOS-08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, SSLV D3 के द्वारा जो है ना इसको प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित में कथनों में विचार करें, पुनरावृत्त में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए संवैधानिक जो है ना मंजूरी दी है, क्या है, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए संवैधानिक मंजूरी दी है, क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे करा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के द्वारा कैमूर वन अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने की जो है सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये क्या है, भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वियतनाम में किया गया। कहाँ किया गया, वियतनाम में किया गया है, ठीक है। और वियतनाम कहाँ है, तो लाओस में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का पूर्ण रूप विस्तार क्या है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव क्या है, टेक्नोलॉजी विथ क्या है, आईडेक्स है। तो अदिति का फुल फॉर्म क्या है, अदिति का जो फुल फॉर्म है ना क्या है, एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ क्या है, तो आईडेक्स है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रैंक कितना है बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2025 में भारत का स्थान कितना है बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 118वां है। कितना 118वां है, ठीक है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष देश बोलेगा तो कौन है, फिनलैंड। लगातार 8वीं बार जो है ना मतलब प्रथम स्थान पे आया है। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 95 का रहा है, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है, तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिमल नाथवानी है। नेक्स्ट है कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्जन होगा। क्या होगा, दुर्जन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है, तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत प्लस क्या है, इंदु है। आगे देखिए रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन करा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल जीरन। आई लाइक खालिस्तान फॉर ए वॉक बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गोइंग। आई लाइक गोइंग फॉर ए क्या होगा, तो वॉक होगा। नेक्स्ट है ये करा है कि लास्ट क्वेश्चन करा है कि चूज द वर्ड विच अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ल्ड गिवन बिलो। ट्रांसपेरेंट का क्या होगा बताइए। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शी होता है। इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ओपेक्यू होगा। क्या होगा, ओपेक्यू होगा, ठीक है। ओपेक्यू मतलब क्या होता है, अपारदर्शी मतलब अस्पष्ट होता है। तो ये रहा ट्यूटोरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जितने लोग बिहार दरोगा होमवर्क सी नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी लोग जो है ना देखिए सारा जो है डिटेल PDF है। इस प्रकार आपको जो है ना सारा सोल्यूशन के साथ देखिए एक क्वेश्चन में जो है ना कितना आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे इसका डिटेल देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, देखिए 6 है। 6 का देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, पंजाब, मध्य प्रदेश और पंजाब है। देखिए सारा जो है डिटेल दिया हो। तो इस प्रकार जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन के साथ आपको बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ उसमें आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और साथ में आपका सोल्यूशन PDF के साथ आपको दिया जाएगा। और उसमें जो है ना घटनाचक्र से होमवर्क देखिए आपको बता देते हैं। आपको जो है एक बार देख लीजिए, 2 मिनट समय लगेगा। जितने लोग बिहार दरोगा का देखिए सारा डिटेल है। देखिए बिहार दरोगा का जो है ना शुरू से आपको लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज क्या है, प्रैक्टिस सेट बैच। मतलब साथ में जो है ना होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट बैच एक ही में आपको सारा करवाया जाएगा, एक ही फी में। और फी जो है ना एक बार पेड करना है। देखिए आपको जो दिख रहा होगा घटनाचक्र का ये सारा बुक से होमवर्क चलेगा और एक क्वेश्चन बैंक चलेगा। और स्टार्टिंग में जो है ना 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन बैंक, इस बुक से स्टार्ट होगा। मतलब डेली आपको टारगेट मतलब एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आप इसको बनाइएगा। फिर इसका हम यूट्यूब पे क्लास भी करवाएंगे। फिर आपको जो है ना आप लोग देखिएगा कि हाँ मेरा जो पहले बिहार दरोगा में एग्जाम हुआ है मतलब कितना नंबर आ रहा है, उसका डिटेल भी पढ़िएगा। आपको पता है कि प्लेटफॉर्म का डिटेल जो है लाजवाब रहता है। और एडिटोरिया और ज्ञान बिंदु ये सब तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो पहले हम इसी को प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना बिहार दरोगा का प्रैक्टिस स्टार्ट है। लेकिन जो है ना अब 1 तारीख से हम आपको इसको देने वाले हैं। फिर हमको प्रैक्टिस सेट बीच में रोक देंगे ताकि ये जो 23 सेट है ना 23 सेट आपको 23 दिन में करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि PYQ करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको इससे ये पता चलेगा ना कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो उस पर आपको सीखने का मौका मिलेगा। और बाकी ये जो दोनों बुक है ये आपको जो है ना सैटरडे संडे होमवर्क मिलेगा इससे। और लूसेंट का जो है ना आपको होमवर्क देकर के इसका टेस्ट करवाएंगे। देखिए दृष्टि साइंस इसमें ऐड नहीं है, लेकिन दृष्टि साइंस का जो है ना हम होमवर्क दे के स्पेशल टेस्ट करवाने वाले हैं। बाकी ये जो है ना आपका देखिए इसका तो टेस्ट स्टार्ट है और पादर का टेस्ट स्टार्ट है। दोनों का जो है ना PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। इसमें जुड़िएगा तो आपको बोर्ड मिलेगा। साथ में जो है इसका टेस्ट भी करवाया जा रहा है। मतलब टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, मतलब 5 टेस्ट जो है ना हो चुका है। और बाकी जो भी देखिए आपको सारा प्रैक्टिस सेट दिख रहा है, ये सारा मार्केट में प्रैक्टिस सेट आ चुका है। ये सारा प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में हम करवाएंगे PDF के द्वारा और सोल्यूशन PDF के साथ आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो बारी बारी से जो है ना सभी बुक को ख़त्म करेंगे। आगे जो भी बुक आएगा जिससे वॉल्यूम 2 आने वाला है तो भी करवाएंगे। और देखिए इसका जो है ना बिहार ऐसा क्लासेस का भी आने वाला है वॉल्यूम 2। ये सब जो है ना हम आपको कराने वाले हैं। और खाकी सीरीज का जो है ना बहुत लोग बोलते हैं खाकी सीरीज का PDF कहाँ मिलेगा, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, आपको इसी मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको सारा बिहार जितने भी आपको ओवरऑल है ना सारा कुछ करवाया जाएगा। और 1 सितंबर से जो है ना आपका लूसेंट का टेस्ट आपको प्राइवेट ग्रुप बना करके आपको लूसेंट का टेस्ट होगा, दृष्टि साइंस का टेस्ट होगा। जैसे ही एक बुक खत्म हो जाएगा तो आपका जो है ना क्वेश्चन बैंक का भी टेस्ट करवा देंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए जो है ना इस बैच से जुड़ने के लिए आपको 199 फी पेमेंट करना होगा। और आप जो है ना देखिए आप सारा कुछ पढ़ लीजिए। बाकी सारा ओवरऑल हम सारा कुछ बता चुके हैं, ठीक है। आप जो है ना इस नंबर पे आप या कोई आपको टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम चलाते ही होंगे। अगर आपको टेलीग्राम पे मैसेज करने में प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पे जो है ना अगर QR कोड में दिक्कत हो रहा है आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोनपे नंबर है, ठीक है, 7549392490। इस नंबर पर पेमेंट करके यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप स्क्रीनशॉट भेज दिएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको जो है ना मिल जाएगा।
तो आप पेमेंट जो है 199 करना। आप इसे एक बार जो है ना इस ग्रुप पे जुड़ कर देखिए, आपको 100% जो है ना फ़ायदा करेगा। आपको लगेगा कि हाँ, हम सही जगह जो है ना हम आए थे और अच्छे से मेरा तैयारी हो गया है। सोचिए कि इसके पहले जो है ना होमवर्क 3 आया है, उसमें हम बिहार दरवा का 80+ प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं 199 रुपया कोई ज़्यादा है। सोचिए कि इसमें हम आपका जो है ना 5 से 6 हज़ार रुपये का मतलब सोचिए वो भी कम है इसका प्राइस, लेकिन आपको हम सारा कुछ करवाने वाले हैं। तो शुरू से जो है ना, और बाकी आपको देखिए बिहार दरवा का जो है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में टेस्ट होता है, ओपन ग्रुप में टेस्ट होता है। देखिए शाम में 3 बजे देखिए आज टेस्ट होगा, स्टार्ट होगा, तो इसको टेस्ट दीजिए। और 7:30 बजे जो है ना आपका 7500 का टेस्ट होता है, और रात में 10 बजे आपका 5000 7:30 बजे होता है, और 10 बजे रात में जो है ना 7500 का टेस्ट होता है। ये सारा टेस्ट आपको ओपन ग्रुप में होगा, लेकिन आपका इसका PDF जो है ना, दोनों का PDF आपको बोर्ड आपको पेड बैच में मिलेगा, जिसमें आपको ये जो है ना सारा कुछ आपको जो होमवर्क सीरीज का जो बैच स्टार्ट हुआ है, इसी ग्रुप में आपका सारा कुछ आपका PDF होमवर्क सभी इसी में मिलेगा। आपको सिर्फ इसमें 3 गो टेस्ट होगा, 3 गो टेस्ट देना है। बाकी जो लूसेंट का टेस्ट होगा आपका एक प्राइवेट ग्रुप में टेस्ट होगा। तो ये जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। और शुरू से जो है देखिए, आपको पता होगा कि हम बिहार दरवा का जो है ना 100 क्यूज बोर्ड फुल प्रैक्टिस सेट का हम फ्री में आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो ऐसा नहीं कि राहुल स्टडी ग्रुप सिर्फ मेहनत करना जानता है। तो आप अगर चाहते हैं ना कि इस राहुल स्टडी ग्रुप से एक बार जुड़ करके तैयारी करें, तो आप जुड़ करके जो है ना बिल्कुल तैयारी कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। और जितने लोग बिहार दरवा का तैयारी करने वाले हैं, सभी के पास जो है ना क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग जो है ना आगे का और बताइए कि हाँ, इस तरह से तैयारी होता है, होमवर्क से चलता है, प्रैक्टिस सेट चलता है, ताकि और लोग जो है ना सही डायरेक्शन मिल करके जो है ना अच्छे से तैयारी करें। तो सभी लोग को ज़रूर बताइएगा और सभी लोग क्लास को लाइक करके जाइएगा। तो एक मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।